filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, डोमिनिक मार्टिन एक बंदा है जो पुलिस के पास जाता है केरल में और कहता है कि साहब ये जो ब्लास्ट हुए ना मैंने करे हैं। पुलिस कहती है ठीक है आ जाओ। काफ़ी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे थ्योरी और सोशल मीडिया पे, नहीं ये डोमिनिक मार्टिन नहीं हो सकता, कोई है। देखिए, पहली बात मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि डोमिनिक मार्टिन नहीं है गिल्टी, क्योंकि ये पुलिस का काम है और फिर जजेस का काम है, वो गिल्टी है नहीं है। आज की तारीख में डोमिनिक मार्टिन ने बोल दिया कि हाँ मैंने ये करा। लेकिन फिर एनआईए और एनएसजी का बयान आया दोस्तों कि ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं ये ख़ास तरीके से हैं, इसमें एक टाइमर लगाया गया है, ठीक है, इसमें एक स्विच था। तो जो एक्सप्लोजिव होते हैं ना, एक्सप्लोजिव में डेटोनेटर होता है, कॉर्ड होता है, इस वाले में जैसे टाइमर है, मतलब 4-5 चीज़ें होती हैं दोस्तों जिससे कि एक्सप्लोजिव एक तैयार होता है। किसी का ये बोलना कि कोई भी सड़क चलता आदमी ये काम कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं किसी सिविलियन के लिए। अच्छा, दूसरी एक और बात है ना कि ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसको मिला कहाँ से एक्सप्लोजिव ये? देखिए, किसने करा, उसका नाम डोमिनिक था, उसका नाम दानिश था, उसका नाम दिनेश था, उसका नाम दीप था, वो बात की बात है। लोग इसमें मजहब ढूंढ रहे हैं, मजहब मत ढूंढिए। लेट्स टॉक लॉजिक, लेट्स टॉक साइंस, ठीक है ना। वो कोई हो यार, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं कि डोमिनिक मार्टिन ही हो। 2-3 बातें हैं जो खड़क रही हैं मुझे। सबसे पहली बात जो खड़क रही है वो ये खड़क रही है कि इसको मिला कहां से ये जितना भी तामझाम था। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि किराने की दुकान में भाई साहब जरा 10 किलो बारूद देना, एक डेटोनेटर देना, एक टाइमर फ्यूज देना मुझे, है ना, ये सब तो होता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आईडी बनाया था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि वहां पे गया होगा ये पहले। ये कोई प्रोजेक्टाइल नहीं था, आईडी था, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। ये वहां पे गया होगा, या जिसने भी करा है वहां पे गया होगा, जमीन के नीचे दबाया होगा, कुछ ना कुछ तो करा है पहले से। तीसरी चीज, मैंने कई आतंकवादी हमलों के बारे में मैंने पढ़ाई करी है और डिटेल में गया हूं क्योंकि मेरा शौक है, मेरा प्रोफेशन भी है। मैंने आज तक एक हमला ऐसा नहीं देखा जहां पे एक बंदा बम धमाके से लोगों को मारता है, मारने के बाद खुद ही पुलिस के पास चला जाता है और कहता है कि साहब ये जो लोग हैं जेहोवाज विटनेसेस, ये जो क्रिश्चियंस हैं, मैं भी ईसाई हूं, मैं भी जेहोवा विटनेस हूं, मैं भी इन्हीं के जिसको कहते हैं क्लैन का हिस्सा हूं, इन्हीं के बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हूं। और ये लोग ना सेडिशन की बात कर रहे थे, देश के खिलाफ और जो राजतंत्र होता है उसके खिलाफ बात कर रहे थे, सेडिशन की बात कर रहे थे, देशद्रोही थे, इसलिए मैंने बम से इनको उड़ाने की कोशिश करी। ये सारे के सारे बयान जो है मुझे लगता है झूठ हैं दोस्तों। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि डोमिनिक ने काम करा नहीं करा, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये वाला बयान झूठ है। तो ये 2-3 चीजें हैं। उससे एक दिन पहले हमास वाला आता है, ठीक है, और यहां पे सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट करके, शुहेब उसका प्रेसिडेंट है और ये जमात इस्लामी से सीधा उसका ताल्लुक है, वो इनवाइट करती है हमास के एक फाउंडर को और बोलती है जनाब आप बातचीत करिए। तो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट वो वहाँ पे डालता है, लोग आते हैं। जब शोएब से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उसने बोला साहब भारत में तो हमास ऑपरेट करता नहीं है और भारत में वैसे भी मतलब इसका कोई वो नहीं है ना, इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इलीगल, कोई गैरकानूनी तो है नहीं हमास। तो हमने बोला ठीक है कर दो। एनीवे दोस्तों, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कनेक्ट हो सकती हैं। हमास के लीडर का टॉक देना, अगले दिन बम धमाके होना, ये कनेक्ट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ का। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। ये केरला में बैठे एक लड़के को, ठीक है, केरल में बैठा एक लड़का, उसको हमास का कॉन्टैक्ट कैसे मिला? केरल जो सबसे पढ़ा लिखा भारत का राज्य, 100% लिटरेसी है वहाँ पे, ठीक है जी। केरल जिसको गॉड जोन कंट्री बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत दुनिया आती है केरल देखने के लिए। और कहते हैं कि जब आप केरल के बैक वाटर्स को देखें या वायनाड को देखें तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना खूबसूरत है केरल। हाईली डेवलप्ड है, लोग पढ़े लिखे हैं। आप बात करिए किसी केरलाइट से, दे आर पॉलिटिकली एंड सोशली वेरी अवेयर, ठीक है। लेकिन यह भी बात सच है कि केरल से सबसे ज्यादा लोग गए थे इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए। ये जो स्टोरी बनाई है ना, द केरला फाइल्स या केरला स्टोरी ऐसे करके कोई फिल्म आई थी दोस्तों,
उसमें जो फिगर्स दिए थे मुझे उसके बारे में नहीं पता कि 3000 लड़कियां गई थी कि 300 लड़की गई थी कि 3 गई थी, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, लेकिन लड़कियां गई थीं और सबसे ज्यादा केरल से गई थी और सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए जो लड़के गए थे वो केरल से गए थे। तो केरल में एक अंडरलाइंग जिसको कहते हैं रेडिकलाइजेशन की बात तो है, और मैंने ट्वीट भी करा था और कल उस ट्वीट के चलते काफी लोगों ने फोन करा कि नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, दुनिया भर की बातें। मैंने लिखा था कि जो अगला सरप्राइज आएगा ना, अगला सरप्राइज जो आएगा वो कश्मीर से नहीं आएगा, वो केरल से आएगा, क्योंकि वहां पे जो लावा उबल रहा है वो पॉलिटिशियंस क्या होता है, हमारे नेता ना उसको चलो खत्म करो इसको, कोई बात नहीं, वोट कहां से मिलेंगे। उनको ये नहीं पता कि ये जब ज्वालामुखी फटेगा तो फिर सबको लेकर जाएगा। ये जो जिहाद वाला मामला है ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एनीवे, दूसरी तरफ हम देखें पैलेस्टीन में क्या हो रहा है कि पैलेस्टीन में एक विक्टिम कार्ड का जो मामला है ना, दे आर एक्सपर्ट्स यार। मैं इनफैक्ट सैल्यूट करना चाहता हूं पैलेस्टीनियंस को कि बॉस जैसा आप विक्टिम कार्ड खेलते हो और कोई खेल नहीं सकता है। यू आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ दिस विक्टिम कार्ड एंड द अल्टीमेट यूजर्स, जिसको कहते हैं ना विक्टिम कार्ड प्रो मैक्स। पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड प्रो मैक्स है। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, गुड़िया को या गुड्डे को एक लिया प्लास्टिक का, उसको एक बच्चा बनाने की कोशिश, कहीं पे मेकअप हो रहा है कि इसको यहूदियों ने गोली मारी या बम फटा, वो पूरा पेंट है उसका, तो ये सब करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दुनिया भर की मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब 8000 लोग गाजा में मर गए, जिसमें 4000 बच्चे हैं। अच्छा, ये भी बात फ्रॉड है पूरी। मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं, कभी मैंने ये नहीं देखा कि गाजा में 5337 लोग मरे, राइट, या 6272 लोग मरे, या 1355 लोग मरे। हर समय वो फुल फिगर रहता है, 1000 मरते हैं, अगले दिन 2000, 3000, 4। ये डेड बॉडीज गिन कौन रहा है यार गाजा में? ये कौन गारंटी ले रहा है कि हाँ साहब ये जो फिगर्स हम दे रहे हैं जेन्युइन है? इन फिगर्स को जाके वेरीफाई कौन कर रहा है? इनके नाम क्या हैं? दीज पीपल हु हैव सपोजिटली डाइड। ये हमास वाले अपने आप कोई भी फिगर फेंक रहे हैं और जो ग्लोबल मीडिया है वो इनकी स्टोरी चला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों चला रहा है। दोस्तों, इनकी स्टोरी इसलिए चला रहा है ग्लोबल मीडिया, और इसमें एक और बात है ना कि ग्लोबल मीडिया जो स्टोरी चला रहा है, यही कांड ये लोग कश्मीर में भी करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका कश्मीर से क्या कनेक्शन है। ऐसा है कि अल जजीरा है, अल जजीरा तो खैर पूरा आतंकी माउथपीस है वो। इट इज द माउथपीस ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इट्स ऑलवेज इन सपोर्ट, इट्स ऑलवेज इन सपोर्ट। अब ये होता क्यों है? अब आप बोलेंगे साहब रॉयटर्स जो है, रॉयटर्स ऐसी बातें क्यों कर रहा है जो कि प्रो हमास लग रही हैं, या AFP या एसोसिएटेड प्रेस या ब्लूमबर्ग? देखिए, ऐसा होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है ना दोस्तों, जहां पे भी बम पटाखे फूटते हैं, वहां पे जब लैंग्वेज अलग होती है, जो मेन लोग हैं उनसे अलग होती है, मुख्तलिफ होती है लैंग्वेज, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ लोकल पर्सन। तो आप एक लोकल पर्सन को वहां पर डालते हैं। अच्छा, वो लोकल पर्सन क्योंकि लोकल माहौल में रहता है, वहीं पर पला बड़ा पैदा हुआ है, तो उसकी जो थिंकिंग है वो वैसी ही हो जाती है। अब अगर कोई पैदा हुआ है, ठीक है, पैलेस्टीन में, या पैदा हुआ है गाजा पट्टी में, उसके दोस्त होंगे हमास में। जाहिर सी बात है, एक यू ग्रोइंग अप इन द सेम प्लेस, और हमास को अलग थोड़ा ना रहते, लोगों के बीच में रहते हैं हमास। उनके हेडक्वार्टर वहां पे बाजारों के बीच में, लोगों के घरों में, मस्जिदों में, अस्पतालों के नीचे। ऐसे तो उन्होंने हेडक्वार्टर अपने बना रखे हैं जहां से फायरिंग वायरिंग करते हैं इजराइल की ओर। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो स्टोरीज लिखेंगे, ये स्टोरीज वो लिखेंगे जो हमास इनको पढ़ाता है। ये बात तय है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में हेडक्वार्टर से रिपोर्टर नहीं जाओ, वो बड़ी स्टोरी है तब कोई जाता है, बड़ी स्टोरी। भारत में भी यही हुआ था कश्मीर में। मैं अखबारों के नाम नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अखबार, मैं न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं इस वक्त, बड़े से बड़े अखबार, वहां पे उनके जो लोकल स्ट्रिंगर्स थे श्रीनगर में, वो तो लोकल्स थे। कुछ उनमें से, एक जमाने की बात कर रहा हूं, अब तो मामला सॉर्ट आउट हो गया है, मैं बात कर रहा हूं 5 साल, मैं बात कर रहा हूं 370-35 के हटने के पहले की। कश्मीर में भी एग्जैक्टली यही होता था। आप पुराने एडिटोरियल्स देखे या आप पुराने वहां से रिपोर्ट्स जो फाइल करते थे, वहां से जो चाहे बड़े से बड़े अखबार हो, नेशनल डेलीज इंग्लिश की, वो ऐसी बातें लिखते थे कि आप अगर हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आपको लगेगा कि आपके दिल में किसी ने छुरी मार दी।
अब दिल्ली से तो कोई जाएगा नहीं कश्मीर के अंदर कवर करने के लिए कि स्टोन पेल्टिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है ना, वो तो लोकली कवर करेगा। ऐसी बात नहीं कि दिल्ली से नहीं जाते, जाते हैं, बहुत लोग गए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार गए भी हैं, लेकिन डेली बेसिस पे तो वहां पे नहीं हो सकते। डेली बेसिस पे तो आपको वही चाहिए जो आपके लिए कवर कर रहा है। वो कैसे कवर करता है, वो न्यूज़ को क्या ट्विस्ट देता है, दैट इज ऑल फॉर एवरीबडी टू सी। तो दोस्तों ये जो बात है ना, यही चीज़ हमने कश्मीर में फेस करी। अच्छा, स्टोन पेल्टिंग कहाँ से आई कश्मीर में? कभी आपने सोचा है जो हुर्रियत करवाती थी स्टोन पेल्टिंग, वो फिलिस्तीन से आई। ये सारा का सारा जो है मामला इंपोर्टेड फ्रॉम पैलेस्टीन है। अच्छा, दूसरी तरफ आलम इस्लाम का लीडर बनने के चक्कर में एर्दोगान ने बहुत बड़ा भंड मार दिया। अब मैं एर्दोगान का जरा आपको समझा देता हूं मैटर क्या है। टर्की का प्रेसिडेंट है, मुस्लिम कंट्री है, यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है जी। अब सोचिए, एर्दोगान यूरोप का लीडर नहीं बन सकता क्योंकि तुर्की के पास उतना पैसा है ही नहीं, ठीक है, मॉडर्न कंट्री है जो भी है, तुर्की के पास इतना पैसा नहीं है। अब दुनिया का लीडर वो बने तो बने कैसे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एर्दोगान को बनना है आलम इस्लाम का लीडर। अब कैसे बनेगा आलम इस्लाम का लीडर? सोचिए, तुर्की के पास ना पैसा, ना तुर्की के पास तेल, ना तुर्की की डिप्लोमेसी मजबूत, ना तुर्की इतना स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड। हाँ ठीक है, इट स्ट्रैडल्स बोथ एशिया एंड यूरोप, वो अलहदा बात है। अब तुर्की को जो स्कोप दिख रहा है अपना कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज का, दुनिया भर के मुसलमानों का लीडर बन जाए, क्योंकि एक दिमाग में है ना ऑटोमन एम्पायर, ये इनके दिमाग में ये पिक्चर चलती रहती है जो तुर्क हैं। और लड़ाई किससे इनकी? मैं आज की तारीख में भी बोल रहा हूं, जो ये गालियां दे रहा है एर्दोगान खड़े खड़े वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है, जो उल्टा सीधा कह रहा है यहूदियों को, जो ये उल्टा सीधा कह रहा है इजराइल को, इसका निशाना वो है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इसका निशाना वेस्ट की कंट्रीज है नहीं, इसका निशाना ये सब नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, इसका निशाना है सऊदी अरेबिया। कैसे? सऊदी अरेबिया के पास तेल है, सऊदी अरेबिया के पास एक डायनेमिक लीडरशिप है इन द शेप ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसमें कोई शक नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास मक्का और मदीना है, और सारे मुसलमान दुनिया के मक्का और मदीना जाते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड कर सकता है वो जरूर जाएगा, हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, जैसा मर्जी जाए, वो जाता जरूर है, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है जरूर जाता है। अब दोस्तों इसमें स्टोरी ये हो गई है कि किस तरीके से जो अहमियत सऊदी अरेबिया को मिलती है वो अहमियत तुर्की को मिले, और सबसे बड़ी बात एर्दोगान को मिले। तो इस पूरे मामले में आपने देखा सऊदी अरब ज्यादा नहीं बोल रहा, यूएई ज्यादा नहीं बोल रहा। सऊदी अरब ने कंडेम करा जो इजराइल ने करा, लेकिन सऊदी अरब ने ऊंची आवाज में या भौंडे अंदाज में कुछ भी नहीं करा। सऊदी अरब ने, सऊदी अरब डिप्लोमेसी कर रहा है, कह रहा है जंग बंद होनी चाहिए, इसके लिए सऊदी अरब ने भी वोट डाला है, और सऊदी अरब कह रहा है कि नहीं, इनको ये मतलब जो पैलेस्टीनियंस के लिए अच्छा है ये भी करना चाहिए। उसने 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात करी सऊदी अरब ने। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो सड़क पर लोग चलते हैं ना, दे आर इमोशनल पीपल। हर जगह, वो भारत में हो कहीं भी हो, जो आम आदमी है वो इमोशनल होता है, और उस इमोशन के साथ खेल रहा है एर्दोगान। उसको ये पता है कि ये लड़ाई कभी ना कभी खत्म होगी, ये शायद ये 4 हफ्ते में खत्म हो, ये चाहे 4 महीने में खत्म हो, 4 साल में खत्म हो, ये लड़ाई कभी ना कभी खत्म होगी। और जब खत्म होगी तो आम मुसलमान ये सोचेगा कि कौन था जो चीख चीख के फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा था। वो कोई तो होगा, वो कौन है? वो एर्दोगान चाहता है कि ही शुड बी सीन एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। उसका डायरेक्ट कंपटीशन दोस्तों चल रहा है सऊदी अरब के साथ। ये बाकी ये छोटी मोटी पिक्चरें चल रही है, ट्रेलर इजराइल का चल रहा है, वेस्ट का चल रहा है, ये सब नहीं। वो तो खुद वेस्ट का हिस्सा है भाई, वो तो खुद वेस्ट का हिस्सा है, वो तो खुद यूरोप में बैठा हुआ है। वो किस मुंह से वेस्ट को गाली दे रहा है? ही इज हिमसेल्फ पार्ट ऑफ वेस्ट। ये इसका गेम यहां पे चल रहा है। अच्छा, आखिरी खबर जो मैं आपको आज देना चाहता हूं वो है दागिस्तान की, यानी कि रूस में एक जगह है दागिस्तान। और दोस्तों दागिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। दागिस्तान में एक एयरपोर्ट है, तो लोगों के बीच में अफवाह फैली। और अफवाह कैसी फैली? ये फैली कि भैया ये एक जहाज जाने वाला है जिसमें यहूदी भरे हुए हैं। ये एक जहाज जाने वाला है यहां से, एयरपोर्ट से, रशिया से, जिसमें यहूदी भरे हुए हैं। तो साहब कई सौ या लगभग 1,000 की भीड़ एयरपोर्ट पहुंच गई, घुस गई एयरपोर्ट के अंदर। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, और वो नारे लगाने के बाद वो ढूंढने लगे यहूदियों को कि इनको पकड़ के भी जान से मार देंगे।
अच्छा, खबर झूठी थी, वहां पे यहूदी तो थे नहीं, लेकिन आप सोचिए, आप जरा सोचिए। मैं इसके बाद ये वीडियो खत्म कर दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप सोचिए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि जो दागिस्तान में, जो कि रूस में है, ठीक है, एक बंदा दागिस्तान में, दूसरा बंदा केरल में, एक बंदा तुर्की में, इनका फिलिस्तीन से क्या नाता है? फिलिस्तीन से क्या लेने देना है इनको? और लेना देना भी इस लेवल का कि आप मरने मारने पे उतर आए और आप एक्टिवली ढूंढने के कोई यहूदी मिले मैं उसको काटूं। सोचिएगा जरा इसके बारे में कि पूरा माजरा क्या है। ये जो पूरा इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब इसका ये है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। मैंने पील कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, मैंने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पढ़े जिससे इजराइल पढ़ा है, आप ऑस्लो अकॉर्ड्स की बात कर लीजिए, मैंने उसकी स्टडी करी है, ठीक है। मैंने 6 डे वॉर, मुझे फौज में भी पढ़ाया गया था, मैंने 6 डे वॉर पढ़ा खुद भी, फौज छोड़ने के बाद भी। मुझे फौज में 1973 यौम किपुर पढ़ाया गया था, यौम किपुर वॉर, वो मैंने बाद में भी पढ़ा। जो उसके बाद 2005 में हुआ, विड्रॉल ऑफ इजरायलीज फ्रॉम गाजा, मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा और एंड में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं दोस्तों कि यह लड़ाई जमीन की है ही नहीं, यह लड़ाई धर्म की है। इजराइल तो फिर भी, मॉडर्न इजराइल की बात कर रहा हूं, वो तो वजूद में आया 47-48 में ना, भारत के आसपास, मतलब उसका ये देखे ना, वो दोबारा वजूद में आया है, हजारों साल पुराना, और वहीं पे था वो, उसी जमीन में इजराइल हुआ करता था हजारों साल पहले, फिर उनको बेघर कर दिया गया और वो घूमते रहे दुनिया भर में, लेकिन वो अलग बात है, दैट इज अ हिस्ट्री लेसन फॉर सम अदर डे। लेकिन सारा कुछ पढ़ने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये लड़ाई न लिबरेशन की है कोट अनकोट, न जमीन की है कोट अनकोट, ये लड़ाई धर्म की है। दिस इज इट। और यही बात एर्दोगान ने बोली। एर्दोगान ने बोला कि क्रेसेंट और क्रूसेड का आप दोबारा मामला लाना चाहते हैं। वो बात कर रहा है फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, वो बात कर रहा है सलाउद्दीन अयूबी की, वो बात कर रहा है रिचर्ड द लायन हार्ट की, वो बात उसकी कर रहा है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट से, स्ट्रीट का जो गुस्सा है, स्ट्रीट में जो हेट्रेड है इस वक्त इजराइल के लिए, उसको टैप करने की कोशिश करना और स्ट्रीट से ही अपनी बाजी पलटना सऊदी अरब को लेकर और मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना, यह प्लान है एर्दोगान का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।